एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग एनईपी से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या है कि ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो न्यू एनईपी है इसका हम लोग कुछ डिटेल्स है जो गवर्नमेंट की साइड से रिलीज हुआ है उसको पहले जान लेते हैं। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में क्या है ऐड किया गया है, जो बेस्ड किस पे है 5+3+3+4 मॉडल। इसमें कौन सा यूज हो रहा है, ये मॉडल हमें ध्यान रखना है। 5+3+3+4 मॉडल है, ठीक है। और इसमें क्या है यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, मेनली देखिए इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हम लोग पहले जो वीडियो किए थे उसमें देख नहीं पाए थे, इसलिए इसको इसमें डिटेल में समझेंगे। ये है ये वाला जो है, देखिए ये ओल्ड है। ओके, ये क्या है, पिछला ढांचा है, मतलब पिछला स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये न्यू स्ट्रक्चर है। ओके, जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसमें और न्यू स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसमें क्या है, देखिए ये हो गया फाउंडेशन, इसको हटाइए तो बस 10 ईयर्स तक, लाइक कि अगर हमारा जब तक आयु कितना है 10 ईयर्स है, सॉरी 10 क्लास तक हमारे को जरूरी है 16 ईयर तक होना। मतलब आप मैट्रिक 10th आपका पास करना जरूरी है। 10th बोर्ड आपका 16 अंडर 16 मतलब 16 साल तक आप क्लियर कर सकते हो। फिर 2 साल जो 11th और 12th जिसको मानते हैं स्कूलिंग कह लीजिए, तो वो 16 से 18 साल का इसमें 2 रखा गया था। इसके अलावा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं था। बट अब जो न्यू स्ट्रक्चर आया है उसको 5+3+3+4 मॉडल है। वो है कैसे, वो देखिए, जो पहला 5 है ना, फर्स्ट 5 है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फाउंडेशनल को। ये क्या है, फाउंडेशनल है। ओके, तो पहला जो 5 है वो फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। फाउंडेशन इन द सेंस कि पहला 3 ईयर जो किस पे होगा, आंगनवाड़ी है, प्री स्कूल, बाल वाटिका, ठीक है। जो स्टार्टिंग में बच्चे जब 3 साल तक होंगे तब तक के लिए है ये वैलिड। तब तक कहाँ पढ़ेंगे वो, या तो आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल मान लीजिए, ये क्या है कि अलग अलग स्टेट में गाँव में जैसे जिस नेम से बुलाते हैं उस नेम से है, या फिर बाल वाटिका बोल लीजिए उसको, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो है वो फर्स्ट 5 ईयर है, तो पहला 3 साल तो हमारा आंगनवाड़ी को आप ले लीजिए जो बिल्कुल प्री टू प्री प्रेप बोल लीजिए। और आफ्टर डैट जो 2 ईयर है उसको कहाँ से माना गया है, क्लास 1 और 2, जिसमें बच्चे 6 साल से 8 साल के बच्चे आएंगे, ठीक है। 3 साल तक तो उनको कहाँ पढ़ना है, 3 से 3 साल मतलब वहाँ पे आंगनवाड़ी प्री स्कूल जो भी कह लीजिए। फिर 6 से 8 साल के बच्चे क्लास 1 और 2। ये क्लास 1 और 2 के लिए जो एज ग्रुप है 6 to 8 है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझ गए तो 9 to 10 क्वेश्चन हमारे यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। स्टार्टिंग के 3 साल हमें आंगनवाड़ी में बिताना है, मतलब 3 ईयर से तो हमारी एजुकेशन स्टार्ट होगी। फिर 3 साल मतलब 3 से 5 तक, 3, 4, 5 जो है वो हमारा आंगनवाड़ी 3 साल इधर ले लीजिए। फिर उसके बाद 6 to 8 है ना, मतलब जो 6 से 8 के हैं बच्चे वो क्लास 1 और 2 हैं। उसके बाद जो 5+3 है हमारे मॉडल में, ये जो 3 है वो कौन सा 3 है, क्लास 3 to 5, मतलब जिसका एज कितना है 8 से 11। पहला एज था 3 साल तक, 3 के बाद 6 से 8 है, एंड आफ्टर दैट 8 to 11 है, जो किसका है क्लास 3 to 5, 3, 4 और 5, 3 साल लिया गया यहाँ पे। ये था 5+3 हो गया। आफ्टर दैट अगेन 3 है अपने पास, वो 3 जो है वो कौन सा होगा, एज 11 to 12, 11 से 14 साल के बच्चे इसमें होंगे क्लास 6 to 8 के अंदर। ओके, क्लास 6 to 6, 7, 8 इसमें अगेन 3 ईयर का है ये। आफ्टर डैट क्या है 5+3+3+4 मॉडल नंबर, ये ध्यान रखिएगा, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं ना कहीं, किसी सेक्शन में आपको दिख जाएगा। इधर ये जीके में पूछ ले आपसे, करंट अफेयर में पूछ ले, या फिर पैडागोजी के अंदर ये एनईपी में पूछ ले, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर दिखने को मिलेगा एनईपी के क्वेश्चन। ओके, सो हो गया पहले 3 ईयर, फिर मतलब पहला 5 साल, आफ्टर डैट 3, आफ्टर अगेन 3, एंड आफ्टर डैट एट लास्ट 4 ईयर। इस 4 ईयर में 9 to 12 लिया गया। पहले क्या था, अलग से 11, 12 को सिर्फ रखा गया था, अब क्या है 9 to 12, 4 ईयर का गैप रखा, 4 ईयर का सेशन रखा गया है, जिसमें एज कितना है 14 to 18। ओके, 14 से 18 साल के बच्चे होंगे इसमें। क्लास 9 to 12 ये 4 ईयर है हमारा। अब इसको
डिवाइड कैसे किया गया नियम वाइज देखिए। जो पहला स्टार्टिंग का हमारा 5 ईयर है, मॉडल ध्यान रखना है अपन को 5 + 3 + 3 + 4। जो 5 है उस 5 पहला 5 को क्या कहेंगे फाउंडेशन। ओके रुकिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला 5 को क्या कहेंगे हम लोग फाउंडेशन। उसके बाद जो 3 है 5 + 3 है, इस 3 को क्या कहेंगे प्रीपरेटरी। आफ्टर दैट अगेन 3 है, उस 3 को क्या कहेंगे मिडिल। और आफ्टर दैट 4 क्या होगा सेकेंडरी। 9 to 12। आई होप ये जो डिफरेंस है पिछला जो स्ट्रक्चर था हमारा उसमें और ये जो न्यू एनईपी आया है इसके अंदर क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर के अंदर वो क्लियर हो गया होगा। मॉडल नंबर हमें ध्यान रखना है 5 + 3 + 3 + 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फाउंडेशनल, आफ्टर दैट प्रीपरेटरी, आफ्टर दैट मिडिल है और उसके बाद सेकेंडरी एट लेस्ट। सेकेंडरी के अंदर क्या है 9 to 12 क्लास के बच्चे आएंगे। डन, ये चीज हो गया कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो एनईपी है, एनईपी का ही फुल फॉर्म क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 34 साल बाद मोदी जी ने लॉन्च किया है, ये हमें ध्यान रखना है। किसने? तो नरेंद्र मोदी, आप लोग नेम याद रखिए पीएम का, ठीक है। तो मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डन, किसके द्वारा अप्रूव्ड हुआ है ये? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है 29 जुलाई 2020 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ऑथराइज्ड है ये, अप्रूव्ड है, ये भी याद रखना हमें जरूरी है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है 29 जुलाई 2020 को। ओके, ये इंडिया का न्यू एजुकेशन सिस्टम है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो और भी बहुत सारी बातें खुल के आएगी, बट ये क्या मैंने मॉडल बनाया, कुछ 2-4 पॉइंट्स है, इसको देखना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। इंडिया का ये न्यू एजुकेशन सिस्टम है। एम क्या है, ये जो नया एनईपी आया है उसका एम क्या है? तो टू हायर एजुकेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। हमारा जो एजुकेशन है गाँवों में, जो शहर मतलब मेट्रो सिटीज़ नहीं, गाँव के अलावा जो वहाँ पे सिटीज़ होते हैं वहाँ पे एजुकेशन बहुत ही पीछे है, तो उनको क्या करना है डेवलप करना है वहाँ पे। मेन एम हमारा न्यू एनईपी का यही है, गांव गांव शहर शहर तक हमें अपने एजुकेशन को ग्रोथ करना है, डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट है एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एजुकेशन सिस्टम बाय 2021, मतलब लाइक 2021 तक हमें हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बदलाव लाना है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्लैरिफाइड दैट नो वन विल बी फोर्स टू स्टडी एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है अपनी साइड से कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा, किस चीज़ के लिए? तो मतलब किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज को ही आप पढ़ो, लाइक कि आप इंग्लिश में ही सिर्फ पढ़ाई करो, आप सिर्फ बांग्ला में ही करो, आप सिर्फ उर्दू में ही करो। मतलब गवर्नमेंट ने किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज पे आप फोकस नहीं किया है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप सिर्फ इस पार्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करो। नेदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आपको अब फोर्स नहीं करेगा किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में स्टडी करने के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लिश टू एनी रीजनल लैंग्वेज। जो मीडियम है किसका इंस्ट्रक्शन का, उसको शिफ्ट नहीं करना होगा हमें इंग्लिश से किसी रीजनल लैंग्वेज में। मतलब कि हमारी मर्जी है, बेशक हम इंग्लिश में ही पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप उर्दू में पढ़ना चाहो तो उर्दू में पढ़ो, बंगाली में पढ़ना चाहो तो बंगाली में पढ़ो, ठीक है। गवर्नमेंट की साइड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी रीजनल लैंग्वेज को फॉलो करने में, इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो इंग्लिश भी वैलिड है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं इस पॉइंट पे कुछ बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे अभी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेट है किसने इम्प्लीमेंट किया एनईपी 2020 को सबसे पहले। तो आप अगर बहुत सारी वेबसाइट पे आप देखना, सर्च करना, आपको भी कंटेंट मिलेंगे, तो कहीं कहीं आपको ये कर्नाटका दिखेगा, ठीक है, कि बैंगलोर में स्टार्ट हुआ है, कर्नाटका दिखेगा। कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका के जो सीएम है उन्होंने क्लेम किया है ऐसा कि वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे एनईपी 2020 को, ठीक है। बट अगर मैं विकीपीडिया को पर्सनली मैं विकीपीडिया को बहुत ही सर्चेबल और जेन्युइन कंटेंट मैं वहाँ से मानती हूँ। मैंने बहुत सारी सर्चेज, बहुत सारी पढ़ाई मैंने खुद वहीं से कंटेंट उठाती हूँ, इसलिए मैं जब विकीपीडिया पे आप जाओगे तो विकीपीडिया पे आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा। सेकंड थिंग, जब आप एग्जाम्स में आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज में भी क्या होगा देखिएगा, एक जगह आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा। अगर मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, बैंगलोर है, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, कोलकाता है,
अब कर्नाटका तो है ही नहीं यहाँ ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ही टिक करके आना है। बट कहीं पे क्या होगा, आपको इस तरह ऑप्शंस होंगे कि हिमाचल प्रदेश ऑप्शंस में ही नहीं है और कर्नाटका है, लाइक कोलकाता है, दिल्ली ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तो फिर वहाँ पे हमारे पास जब हिमाचल प्रदेश नहीं है तो अपन को क्या करना है, कर्नाटका में टिक करके आना है। बट ये कन्फ्यूज़न है, मैं भी नहीं क्लियर कर पाई, इसलिए मैंने आपको क्लियर बता दिया। कहीं कहीं हमें हिमाचल प्रदेश दिखने को मिल रहा है और कहीं कहीं कर्नाटका देखने को मिल रहा है। तो जैसा आप ऑप्शंस देखना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेप लेना, अदरवाइज आप भी एक बार अपनी साइड से एंड से सर्च कर लो कि क्या है एग्जैक्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंट इन ऑल स्कूल्स ओवर इंडिया बाय 2022। जब ये एनईपी हमारा लॉन्च हुआ था तो न्यू उस टाइम कोरोना का ये सिचुएशन आया था, तो उस टाइम ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये ओवरऑल पैंडेमिक हो जाएगा, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा। उस टाइम तक हमारा यही एम था 2022 तक एनी हाउ हमें हर एक गाँव के स्कूल्स में, हर एक शहर के स्कूल्स में, एनी हाउ किसी भी स्कूल्स में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है हमें किसको, तो ये जो क्या कहते हैं इसको, एनईपी को सारे स्कूल्स में। ओके, ये कर लिया हमने। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों पैटर्न रख रखा है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी इशू नहीं होगा और हिंदी मीडियम वालों को भी इशू नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी। अभी हमने देखा था चेयरमैन कौन है ये एनईपी 2020 के, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है वो क्या है, चेयरमैन है किसके, तो एनईपी 2020 के ड्राफ्टिंग कमिटी के। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। When the Union Cabinet did approve the new NEP 2020, जो यूनियन कैबिनेट है, अभी मैंने कहा था वहाँ पे हमें डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो यूनियन कैबिनेट है एनईपी की, कब ये उन्होंने क्या किया था, अप्रूव किया था इसको, तो डेट वन इज 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को क्या हुआ था, एनईपी 2020 ये अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किसके द्वारा, तो यूनियन कैबिनेट मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट, एजुकेशन इज डैश फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एंड इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रोमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा जो है वो पूर्ण मानव को क्या करता है, क्षमता प्राप्त करवाने के लिए न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए है। यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो सुटेबल बैठ रहा है, कहाँ पे शिक्षा जो है एजुकेशन वो फिट बैठता है इसमें, तो डेट वन इज फंडामेंटल। ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हर किसी को होना ही चाहिए, हमें सोसाइटी में भी ऊपर उठाता है। न्यायपूर्ण जो हमारा संगत है सोसाइटी या डेवलपमेंट, ओवरऑल जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही होता है, और एजुकेशन ही हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट गोल 4 का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए SDG 4, लक्ष्य 4 जो है किसके अंदर आता है, SDG 4 के अंदर। ओके, ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी कब इंडिया का जो गोल है, गोल 4 रखा गया है, इसको SDG 4 नेम है उसका। 2030 के अंदर जो एजेंडा है SDG 4 का 2030 के अंडर की इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आएगा वो ईयर कौन सा है, डेट वन इज 2015। ओके, ये जो एजेंडा पास हुआ था वो हुआ कब था, तो 2015 के अंदर। ओके, 2015 में ही ये एजेंडा पास हो गया था, बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट है NEP 2020 aimed to achieve equitable access to highest quality education for all learners regardless of social and economic background. This target will be achieved up to the NEP 2020 का जो मेन एम है उसका वो क्या है, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करना है, हमें जनरली ये सब नहीं देखना है, हमें मेन क्या देखना है, जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसका जो उच्च गुणवत्ता है वो बेस्ट है, उसके अंदर एजुकेशन का लेवल बेस्ट है, सही समय पे सबको ही समान एजुकेशन पहुंचाना है। ये जो एम है वो कब तक हमें अचीव करने का टारगेट है हमारे पास, तो क्या है 2040। ओके, कब तक हमें करना है ये, 2040 तक, ठीक है। नेक्स्ट है NEP 2020 लेज पार्टिकुलर इम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, जो NEP 2020 है
ये किस चीज के विकास पे मेन फोकस देता है, किसके डेवलपमेंट पे ये जनरली फोकस करता है, तो डेट वन इज द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, अपना रचनात्मक क्षमता है, डेट वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज गाइडिंग लाइट फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके लिए क्या है गाइडिंग लाइट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पास हुआ है 2020 का, प्रकाश का मार्गदर्शन जो है इसमें वो क्या है, तो क्या है इसका, रिच हेरिटेज ऑफ एनिशिएंट एंड इटर्नल इंडिया नॉलेज, जो प्राचीन और स्थानन भारतीय ज्ञान की समृद्धि विरासत, जो हमें ट्रेडिशनल, जो हमारा हेरिटरी है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा एंशिएंट फॉर्म का, इसी को मेन हमारा मार्गदर्शन माना गया है, उसी को फॉलो करते हुए हमें डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशन सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ multidisciplinary teaching and research, hosted scholars and students from across background and countries. Find the name of the institution which is NEP 2020 के अंदर मेनली जो है कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम नहीं रखा गया है किस चीज़ के लिस्ट में, तो जहाँ पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग और रिसर्च का, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स आते हैं पूरे अक्रॉस कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड के बच्चे हैं, तो कहाँ कौन सा ऐसा कंट्री है, इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम नहीं रखा गया है उस लिस्ट में, तो वो कौन सा कंट्री, कौन सा यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, उस्मानिया का नाम नहीं रखा गया है उस कंट्रीज के लिस्ट में जहाँ पे पूरे बहुत सारे कंट्रीज के लोग आके, वर्ल्ड क्लास के लोग बच्चे आके पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है according to NEP 2020 the Indian education system produced great scholars such as चरखा, नागार्जुना, find the odd one from the list, जो मान लीजिए हमारे पास चरखा है, नागार्जुना जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया है, सूची में हमें जैसे ये सब है, इनमें से एक ऑड है, मतलब बाकी सब सिमिलर है इसके, बस एक ऑड है, उस ऑड को आपको ढूंढना है, डेट वन इज भास्कराचार्य। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर, भास्कराचार्य, ये ऑड है इनमें से, बाकी सब मिलते जुलते हैं, चरखा, नागार्जुना, आर्यभट्ट, क्या है ये, वराहमिर, जेनोक्रेट्स, ये सब मिलते जुलते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, भास्कराचार्य। ओके, नेक्स्ट है ओह सॉरी, इसका मिस्टेक हो गया, जो इसका इसमें ओड वन है, लेट मी करेक्ट इट, इसमें जो ओड वन है वो है जेनोक्रेट्स, मैं ये सोच रही थी नेम तो ये तीनों मिल रहा है, इसमें जो ओड है वो क्या है, जेनोक्रेट्स, ये एक टर्म है, ये जनरली किसी रिसर्च का नेम नहीं है। ओके, सो जेनोक्रेट्स यहाँ पे क्या है, ऑड वन है, इनमें से ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी। ओके, मूव टू नेक्स्ट, education is a great leveler and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion and, जो एजुकेशन शिक्षा है हमारा वो एक बेहतरीन स्तर है किस चीज़ के लिए, आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेश और डैश, हमें पूछ रहा है यहाँ पे क्या सुटेबल बैठेगा, सबके लिए क्या है, साधन है, किसके लिए, तो डेट वन इज इक्वलिटी, ऑब्वियसली एजुकेशन की हेल्प से ही हमारे अंदर क्या होती है, इक्वलिटी की डेवलपमेंट होती है, जरूरी है ये हमारे सोशल इकोनॉमी किसी भी स्तर पे इक्वलिटी का भावना लाना। ओके, चलिए अब ये सेट 2 करेंगे, एक सेट के अंदर मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन NEP 2020, NEP 2020 के अंदर कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल रखे गए हैं, तो डेट वन इज 22, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल रखे गए हैं NEP 2020 के अंदर, तो 22 प्रिंसिपल रखे गए। ओके, मूव टू नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पेडागोजिकल एंड कैरिकुलर स्ट्रक्चर, जो मेनली ये मॉडल था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, कौन सा मॉडल है जिसके द्वारा जो हमारा पुराना एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिप्लेस किया गया है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5+3+3+4 मॉडल, और ये 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 एंड 4, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर से पॉज कीजिए अगर भूल रहे हैं तो यहाँ पे अगेन वहाँ पे जाके रिवाइज कीजिए, उस इमेज को हमेशा ध्यान रखिएगा, या फिर नोटबुक में आप कहीं खुद से एक रॉ डायग्राम बना लीजिए फ्लो चार्ट टाइप का और उसके अकॉर्डिंग याद रखिए, बट ये जो एक मॉडल है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है
What is the age group covered in school education according to NEP 2020 न्यू कैरिकुलर स्ट्रक्चर? किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो NEP 2020 में जो नया कैरिकुलर स्ट्रक्चर है उसको कवर करते हैं हम लोग कहाँ पे? स्कूल के अंदर। स्कूल में किस एज ग्रुप के बच्चे कवर होंगे? तो डेट वन इज 3 to 18। यही तो पढ़ा था हमने, स्कूल के ही तो अंदर आ रहा है। 3 से ही स्टार्टिंग हो जाता है वो, वेदर वो वहाँ क्या नाम था उसका, आंगनवाड़ी, यहाँ से बाल वाटिका वहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है वो जाके क्लास 12 तक। ठीक है, स्कूलिंग के अंदर ये सारे आ गए 3 से 18 साल के बच्चे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लासेस विच कवर एट सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP? जो सेकेंडरी स्टेजेस देखिए, जो सबसे हमने लास्ट में देखा था तो हमें याद होगा वो कौन सा था, 9 to 12। सेकेंडरी यही तो था, 9 to 12। जो लास्ट का 4 है, 5 + 3 + 3 + 4, जो लास्ट का सबसे ज्यादा 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे सेकेंडरी स्टेज को। 9 से 12 क्लास के बच्चे होंगे और उम्र था आई थिंक 16 से 18। वो एक बार रिवाइज करना होगा, वो एज भी आपको ध्यान रखना है, उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लासेज विच कवर एट मिडिल स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP? देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं? मिडिल स्टेज की, मध्य चरण की। मध्य चरण में क्या होगा? 9 to 12। उसमें क्या था? 16 से 18। अब क्या होगा इसमें? मिडिल वाले एज में 9 to 12, क्लास 9 से, सॉरी ये 9 to 12 तो गिव मी 1 मिनट। 9 to 12 जो है मिडिल स्टेज में तो नहीं, सेकेंडरी स्टेज में था 9 to 12 और मिडिल स्टेज में क्या है? 6 to 8। ठीक है, 6 से 8 के बच्चे मिडिल में आ गए और 8 के बाद 9 क्लास में जाएंगे तो 9 to 12 के जो बच्चे हैं वो कहाँ आ गए? सेकेंडरी स्टेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेज विच कवर्ड एट प्रीपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP? इतना न्यू कैरिकुलर स्ट्रक्चर हमने ये भी पढ़ा था, याद हो तो। प्रीपरेटरी स्टेज में मतलब वो जो हमारा एग्जाम्पल है, जो डायग्राम है उसको ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो जाएंगे, इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, प्रीपरेटरी स्टेज में कौन से क्लास के बच्चे आ रहे हैं? डेट वन इज 3 to 5। 3 से 5 क्लास के बच्चे आ रहे हैं किसमें? प्रीपरेटरी स्टेज में। ओके, वेट, प्रीपरेटरी में हाँ बिल्कुल यही था ना। एक बार मैं रिवाइज खुद ही मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, एक सेकंड बस, गिव मी 1 मिनट। प्रीपरेटरी, हाँ 3 to 5 करेक्ट। ओके, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, उसको अभी न्यू है ये हमारे लिए एजुकेशन में, डेट्स वाई। कहाँ थे? इस पे थे ना हम लोग। यस, प्रीपरेटरी के अंदर कौन सा आएगा? 3 to 5। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है What are the classes which covered at foundational stage according to NEP 2020 न्यू कैरिकुलर स्ट्रक्चर? जो हमारा नया NEP आया है 2020, इसमें फाउंडेशनल स्टेज पे कौन से क्लासेस को कवर किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? देखिए, जो सबसे स्टार्टिंग का था जिसमें हम लोग 5 लिखते हैं ना, मॉडल जो है 5 + 3 + 3 + 4, तो जो स्टार्टिंग का 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज ही तो है। उसमें कौन सा क्लास कवर हो रहा है? तो कवर करता है आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल बाटिका, मतलब क्लास 1 and 2। 2 साल आएंगे इसके अंदर, क्लास 1 and 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हेयर कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे कवर आंगनवाड़ी, पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, 2 साल का है ये, क्लास 1 and 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। हाउ मच % ऑफ अ चाइल्ड क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर प्रायर टू द एज 6 अकॉर्डिंग टू? जो नया NEP है इसके अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कितना % डेवलप हो जाता है 6 साल से पहले? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा है, उस जो जनरली छोटे बच्चे को देखिएगा आप, इजिली वो किसी भी चीज़ को कैच कर लेता है। 6 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं कितना % उनका माइंड जो है वो डेवलप हो जाता है, और इसके बाद अगर हम पूरी ज़िंदगी कितना भी पढ़ाई कर ले, देख लीजिए कितना % सिर्फ हमारे माइंड में स्टोरेज जाता है वो। जबकि हम लोग क्या सोचते हैं, बड़े होके ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नो, दिस वन इज रॉन्ग। 6 ईयर से पहले ही हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, तभी कहते हैं छोटे बच्चे को हमेशा हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। जैसा हम बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे, हमारा बच्चा वैसा ही आगे एक मान लीजिए आप प्रोडक्ट मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, उसका जो करियर है वो सिर्फ उसके चिल्ड्रन जो बचपन का एनवायरनमेंट होता है उस पर ही वो डिपेंड करता है। ओके, तो 6 साल है, 6 साल के जो बच्चे हैं उसका कितना % माइंड जो है वो डेवलप हो जाता है,
ओवर 85%, दिस वन इज अ ह्यूज रेशियो, ये बहुत ही बड़ा रेशियो है अपने आप में देखा जाए तो। 85% बच्चे का जो माइंड है वो 6 साल से पहले ही डेवलप हो जाता है, और रेस्ट कितना बचा, सिर्फ 15 ईयर, 15%, सिर्फ 15% बच्चे, वो पूरी जिंदगी हम लोग उस दिमाग में घुसाते रहते हैं, बट जो 85% हमारा माइंड डेवलप हो जाता है वो कब, 6 साल से पहले के बच्चे के अंदर ही, ठीक है। इसलिए क्या रखा गया है, फाउंडेशनल कोर्स, किसमें, एनईपी के अंदर। Move to next. NEP proposed that universal provisioning of quality early childhood development, care and education must be achieved. What is the timeline for this? NEP के अंदर ऐसा प्रस्ताव दिया गया है कि बचपन का जो विकास है, देखभाल है और शिक्षा है, इस सब का जो भी एक क्राइटेरिया है, जो रेट है, क्वालिटी है, उस सब पे ध्यान ज़्यादा फोकस करना है हमें। इसके लिए क्या समय रखा गया है, कितने साल के अंदर हमें ये सब चीज़ें अचीव कर लेनी है, तो डेट वन इज 2030। मेन टारगेट, एनईपी का जो मेन टारगेट है ना वो 2030 ही है, कि 2022 से तो हमें इम्प्लीमेंट करना है, स्टार्ट करना है किसी भी तरह, और 2030 तक हमें जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर लेना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। What is the timeline to ensure that all students entering grade 1 are school ready according to, यह कब तक, मतलब क्या टाइम रखा गया है, तब तक सुनिश्चित कर लेना हमें, क्या समय रेखा है, जो ग्रेड 1 में जो बच्चे प्रवेश कर रहे हैं ना, उसमें सभी छात्र जितने भी बच्चे हैं वो एनईपी के अनुसार तैयार हो जाएं, ग्रेड 1 में जाने के लिए सारे बच्चे तैयार हो जाएं। इसके लिए क्या टारगेट रखा गया है, तो 2030। अभी कहा था एनईपी का मेन टारगेट जो है वो 2030 है। एनी हाउ 2030 तक हमें हमारे टारगेट को अचीव करना है। ओके, अब हमारा आ गया सेट 3। व्हाट इज पीटीआर? पीटीआर, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है पीटीआर का। तो क्या होगा, पुपिल टीचर रेशियो, किस मतलब क्या हो गया, इधर तो कैंडिडेट हैं, लोग हैं, और इधर क्या है, टीचर है, ये रेशियो रखा गया है एनईपी के अकॉर्डिंग। पुपिल टीचर रेशियो जो है वो क्या रखा गया है, तो डेट वन इज 30:1, 30 बच्चे पे एक टीचर। जनरली ये स्वाभाविक भी है, होता भी है, कई सारे स्कूल तो बहुत टाइम से फॉलो भी करते आ रहे हैं कि 60 बच्चों का सेक्शन होता है, बट क्या करते हैं वो डिवाइड कर देते हैं। बहुत अच्छे स्कूल में आप जब बड़े लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे जनरली अच्छे स्कूल में आप यही देखोगे, सेक्शन होता जरूर 60 का है, बट उसको वो डिवाइड कर देते हैं 30-30 में, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर 60 बच्चों के ऊपर एक टीचर को हैंडल करना थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है, वो फिर क्लास डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता। सो जो रेशियो रखा गया है वो क्या रखा गया है, 30:1 का, 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होंगे। ओके, हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। Move to next. What is pupil teacher ratio, PTR? Areas having large number of socio-economically disadvantaged student according to NEP 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारा उसके अनुसार, जो मतलब वहाँ पे हम लोग पीटीआर रेशियो का बात कर रहे थे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे जो दूरियां हैं बच्चों में, मतलब बच्चों में क्या, उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है और उनका जो सोशियो डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, मतलब जो उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति है उस रूप से जो शिक्षक का पीटीआर रखा गया है वो क्या रखा गया है, तो 25:1। अगर कोई बच्चा किसी सामाजिक आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वहाँ पे उस बच्चे को ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर मान लीजिए अभी इस जो ईएमआरएस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हमें ट्राइबल वर्ग के बच्चों को पढ़ाना है, जो जनजातीय वर्ग के बच्चे हैं उनको कंट्रोल करना, उनको चीज़ें सिखाना जनरली एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इस रेशियो को कम कर दिया गया है। और यहाँ पे जो रेशियो है वो कितना है, 25:1, मतलब 25 बच्चे पे एक टीचर, ठीक है। जो नॉर्मल अगर हम लोग बात करें रेशियो का पीटीआर का, तो वो 30:1 है, लेकिन अगर जहाँ पे थोड़ी सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए जो रेशियो रखा गया है डेट वन इज 25:1। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है NEP 2020 suggest school preparation module for all grade 1 student. What will be the duration of SPM? जो लाइक ग्रेड 1 के बच्चों के लिए जो मॉड्यूल तैयार किया गया है स्कूल के द्वारा, उसमें एसपीएम का एक एसपीएम मान लीजिए आप, एक तरह से टाइम जो भी इवेंट मान लीजिए, तो जो एसपीएम का अवधि रखा गया है बच्चों के अंदर कि इतने टाइम तक बच्चे पहले खेल आधारित करेंगे काम, उसके बाद ही पढ़ाई का उनमें कुछ नॉलेज दिया जाएगा। तो इसका ड्यूरेशन क्या रखा गया है, डेट वन इज 3 मंथ प्ले बेस। 3 महीने बच्चे क्या करेंगे, पहले खेलेंगे कूदेंगे,
उस तरह से उन्हें पढ़ाई करना है। आफ्टर डैट उनके ऊपर एजुकेशन का बर्डन देना है। ये नहीं जाते ही हमने उसे टेबल पढ़ा दिया, मैथ सिखा दिया, सब्सट्रैक्ट सिखा दिया, ये सब नहीं करना। 3 महीने हमें बच्चों को पहले खेल आधारित मतलब प्ले बेस्ड एजुकेशन देने हैं, उसके थ्रू पढ़ाना है। उसके बाद 3 महीने के बाद हमें ग्रेड 1 के लिए रेडी करना है बच्चों को। ओके, मूव टू नेक्स्ट। For which class NEP 2020 suggest school preparation module to ensure school ready student for all। 2020 में क्या है, मतलब जो NEP 2020 है उसके लिए स्कूली जो भी स्कूल के छात्र हैं उसको सुनिश्चित करना कि स्कूल जो है वो इन सारे मॉड्यूल के लिए रेडी है। वो कौन से क्लास के बच्चों को हम लोग जनरली ये चीज़ बताते हैं, तो डेट वन इज ग्रेड 1। ऑब्वियसली ग्रेड 1, हमें ग्रेड 1 के ही बच्चों को तो पता करना है कि वो स्कूल जाने के लिए रेडी है, उनका जो फाउंडेशन है सब चीज़ बेस सही है, और आफ्टर डैट उसको ग्रेड 1 मॉड्यूल के अंदर बच्चों को स्कूल्स में हम लोग एंट्री करते हैं। ओके, एडमिशन देते हैं। नेक्स्ट है NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital form। What is the name of government digital form? ये गवर्नमेंट सरकार का जो डिजिटल फॉर्म है उसका ये नाम पूछ रहा है, जिस कौन से प्लेटफॉर्म का नाम, तो जिस प्लेटफॉर्म पे क्या रिपोजिटरी है, क्या मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता जो भी है उनका क्वालिटी लिटरेसी हमें देखना है। मेनली जो हमारा लिटरेसी है, न्यूमेरिसी है, उस डिजिटल फॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे पास सारा डिटेल होगा। किस चीज़ का डिटेल होगा, तो जो हमारी लिटरेसी रेट है वो कितनी बढ़ रही है, घट रही है, क्या एजुकेशन के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसका क्या नाम दिया गया है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, दीक्षा। क्या नाम दिया गया है, दीक्षा के अंदर ये सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी, मेनली लिटरेसी से रिलेटेड। लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER फॉर ग्रेड 6 to 8 अकॉर्डिंग टू NEP 2020। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, देखिए GER की हो रही है बात, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वहाँ पे था PTR, यहाँ पे है GER। फुल फॉर्म दोनों का ही हमें याद रखना है और रेशियो का परसेंटेज भी हमें याद रखना है। देखिए GER के लिए मतलब 6 to 8 ग्रेड के बच्चों के लिए क्या रेशियो रखा गया है, GER रेशियो, तो डेट वन इज 90.9%। कितना परसेंटेज है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए GER रेशियो कितना परसेंट है, डेट वन इज 90.9%। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो GER है हमारा किसके लिए, फॉर ग्रेड 9 to 10 के लिए वो कितना रखा गया है, तो डेट वन इज 79.3। ओके, और ग्रेड का डिफरेंट है। देखिए जब हम लोग 6 to 8 की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। 6 to 8 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना परसेंटेज होना चाहिए GER रेशियो, 90.9%। लेकिन अगर हम लोग यही ग्रेड 9 to 10 की बात कर रहे हैं तो हमारा परसेंटेज GER रेशियो यहाँ पे कम हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 79.3%। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, 79.3%। नेक्स्ट, व्हाट इज GER फॉर, ये 11th और 12th की बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। किसकी बात कर रहा है, ये 11वीं और 12वीं क्लास की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56.5। तीनों ही रेशियो का फुल फॉर्म, नाम, परसेंटेज, तीनों ही याद रखना हमें बहुत जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हाउ मेनी स्कूल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 ईयर वे आर आउट ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू। देखिए क्या हुआ था अभी NSSO के द्वारा, किसके द्वारा, तो ये याद रखना है, NSSO के द्वारा अभी एक सर्वे हुआ था। सर्वे का नाम क्या था, देखिए 75th हाउस होल्ड सर्वे, जो 2017-18 में हुआ था। ये सब एक एक चीज़ याद रखना है क्योंकि क्या पूछा जाएगा वो हमें नहीं पता। NSSO के द्वारा सर्वे हुआ था, सर्वे का नाम क्या था, 75th हाउस होल्ड सर्वे। हुआ कब था, 2017 से 18 के बीच में हुआ था ये। उसमें उस सर्वे में हमें जो पता चला था कि 6 से 17 साल के बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो स्कूल से दूर हैं। वो आंकड़ा जो था, वो जो डेटा है वो क्या है, 3.22 करोड़।
3.22 करोड़ बच्चे जो हैं वो अभी तक स्कूल ही नहीं पहुंच पाए हैं। कौन से ये मतलब साल के? तो 6 to 17 साल के बच्चे जो हैं, 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं वो अभी भी स्कूल से दूर हैं। ये 17-18 का सर्वे का रिपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, भरना है इसको, ये इस जगह को भरना है हमें। NEP 2020 सेट द गोल टू अचीव 100% GER इन द प्री स्कूल टू सेकेंडरी। GER जो है NEP का गोल है 100%। जो GER हमारा अलग अलग वेरी कर रहा है ग्रेड वाइज, उस GER को हम लोग क्या करें, 100% अचीव कर लें। कहाँ से? प्री स्कूल से लेके जो पूर्व स्कूली कक्षा है वहाँ से माध्यमिक स्तर तक, मतलब सेकेंडरी स्कूल तक हम लोग उसको अचीव कर लें। वो ईयर कौन सा रखा गया है? तो डेट वन इज 2030। NEP का मेन टारगेट ही जो है वो क्या है? 2030 तक हमें एनी हाउ GER जो है हमारा उसको भी 100% अचीव करना है। जो भी NEP का टारगेट है उसको 2030 तक हमें अचीव करना ही करना है। ओके, अब हमारा सेट 4 है। ये कंप्लीट NEP को हम लोग 2 पार्ट में ही करेंगे, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। थक जाए तो कोई नहीं, पॉज कर दीजिए, रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द की एम ऑफ एजुकेशन फॉर इम्पार्टिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर अकॉर्डिंग टू NEP। इतना फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो की एम है, मेन एम जो है किसका, मतलब एजुकेशन के लिए जिसको इम्पार्ट करना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लर्नर के लिए, हमें इनमें से मतलब इन सब में से क्या है, सारे स्टेप है, एक ऐसा है जो इनकरेक्ट है। उस इनकरेक्ट को आपको ढूंढना है। किसके लिए? तो जो शिक्षार्थियों को विकास प्रदान करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है उन सबसे वो अलग है। वो उसमें क्या है, मेन एम नहीं इंक्लूड होता है। तो डेट वन इज कौन सा सेट है? ये 4 है ना। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअल्स विथ 100% एम्प्लॉयबिलिटी। ऑब्वियसली कितने भी लोग पढ़ ले, 100% रोजगार नहीं हो सकता हमारे एक एक पर्सन के साथ। ओके, मूव टू नेक्स्ट। देखिए NEP 2020 ने रेकमेंड किया था कि हमें कम करना है किसको, कैरिकुलम के कंटेंट को, और एनहांस करना है हमारी जो लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग है। बेसिकली ये जो थ्योरी वाले काम है उसको कम करना है, और प्रैक्टिकल चीज़ों को हमें फोकस करना है। जिसके अंदर क्या क्या फोकस हो रहा है, की सूट टिकआउट, हमें इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा ऐसा है जो प्रैक्टिकल के अंदर नहीं आता है। दैट वन इज फोकस ऑन की रोट मेमोराइजेशन। मुख्य जो रट्टा मारना है, मेमोराइजेशन पर ध्यान दे। बच्चों को क्या करना है, चीज़ें हमने पढ़ा दिया और बोल दिया रट्टा मारो, इन चीज़ों पे हमें NEP के अंदर ध्यान नहीं दिया गया है मेमोराइजेशन के अंदर। ओके, रट्टा नहीं मारना है उनको। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है NEP 2020 में फोकस किया गया है किसको प्रमोट करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब मैंने यही कहा था अभी, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे जितना से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सके, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना है। तो सारे ही स्टेजेस में यह क्या होगा, अडॉप्ट कर लेगा किसको, मतलब जो भी यहाँ पे दिया हुआ इन सारे पैडागोजिस टर्म्स को, हमें इनमें से इनकरेक्ट को चूज करना है। मतलब क्या है, NEP के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर ये सारे आते हैं, बट वो कौन सा स्टेज है जो नहीं आता है, कौन सा चॉइस है जो नहीं आता है। तो डेट वन इज स्क्रिप्चर्स बेस्ड पैडागोजी। जो शास्त्र आधारित शिक्षा शास्त्र है वो नहीं आता, ये ऑड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। NEP सजेस्ट करता है कि सबसे अच्छा जो टीचिंग लर्निंग, पढ़ाने का सीखने का जो सबसे अच्छा प्रोसेस है वो क्या करता है, हम लोग को क्लोज करता है गैप। मतलब जो गैप है आउटकम्स और प्रोमोटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सी NEP का मेन जो ये है कि टीचिंग लर्निंग अप्रोच को हमें डेवलप करना है, जो एक्सपीरियंशियल लर्न करना है, हमें प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखना है, जो हमारे जो आउटकम्स है, जो हमारे एम को अचीव करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लोज द गैप मतलब उसको कम करेगा गैप को। पहले क्या होता था, लोग चीज़ें रट्टा मार रहे हैं, बस थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कोई कंपनीज हमें क्यों हायर करेगी। अब जो न्यू NEP आया है उसमें क्या है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, ताकि जो हमारा एम है, जो आपको जॉब चाहिए उसके बीच में और जो आपका प्रैक्टिकल स्किल्स है उसके बीच में जो गैप है वो कम हो। तो क्या नाम दिया गया है उस अप्रोच का, इस पैडागोजिकल अप्रोच को क्या नाम दिया गया है, तो डेट वन इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, योग्यता आधारित शिक्षा। मतलब ऑब्वियसली कंपटीशन वाली जैसी फीलिंग आएगी तो बच्चे का प्रिपरेशन अच्छा होता है। और जनरली आप देखोगे हर लाइन में अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और इससे टैलेंट भी अच्छा आता है। आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 4 ही बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और सीट 8 है, तो आप पढ़ाई करते नहीं करते, वैसे ही पास हो जाते हैं, हम तो ये मान लेते। तो कम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन देना जो है मेन हमारा यहाँ पे फोकस है। ओके,
नेक्स्ट है 5. At what stage in school education student will be given increased flexibility in course choice of subject? सी कौन से लेवल पे बच्चों को क्या है कोर्स जो मतलब आप अपना सब्जेक्ट जो है खुद चूज कर सकते हो, जो भी आपके पाठ्यक्रम का जो विषय है उसको आप खुद चूज कर सकते हो। ये छूट आपको कब दिया जाता है, कब हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इसको चूज करने में? तो सेकेंडरी लेवल पे, ऑब्वियसली 9 क्लास के बाद सेकेंडरी लेवल। अब वैसे जनरली 11th-12th में जाके लोग आर्ट्स कॉमर्स और साइंस चूज करते हैं, बट अब क्या है सेकेंडरी लेवल आ रहा है इसके अंदर, मतलब 9 क्लास में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे ऑप्शनल, जैसे लोग कंप्यूटर को ऑप्शनल में रख लेते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है उनको ऑप्शनल में रख लेते हैं। तो सेकेंडरी लेवल पे आके हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है माध्यमिक स्तर पे आके कि हम लोग क्या है अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू एनईपी, ये देखिए इसके ऑप्शंस मैंने इधर लिख रखा है, काफ़ी लंबा पढ़ रहा था एक ही स्लाइड में। एनईपी 2020 के अंदर स्टूडेंट को क्या है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की चांसेज हैं, जो दिया जा रहा है कि आप अपने सेकेंडरी लेवल पे आके क्या कर सकते हो, आप अपना सब्जेक्ट खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से कौन सा सही है इसको चूज करना है। तो क्या होगा, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए एंड बी सी तीनों ही सही है। देखिए कैसे, कोई सेपरेशन नहीं है कैरिकुलर, एक्स्ट्रा कैरिकुलर और को कैरिकुलर। ऑब्वियसली हमें किसी भी चीज़ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है बच्चों के बीच, या तो कैरिकुलर हो या एक्स्ट्रा कैरिकुलर है या को कैरिकुलर है। ओके, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रखा गया आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस। कोई बच्चे अगर आर्ट्स को चूज कर रहे हैं, कोई बच्चे अगर साइंस को चूज कर रहे हैं, किसी में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अपनी मर्जी है आपकी, जो आपका चॉइस है, जो आप जिस सब्जेक्ट के फेवर में हो, आप जिस उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। ओके, और कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रखा गया है वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में, मतलब जो आपका एकेडमिक है और जो वोकेशनल जो एक्सपीरियंशियल चीज़ें हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए बी सी है तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन ई इज करेक्ट हेयर। ओके, ऑप्शन ई इज करेक्ट, ए बी सी तीनों ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है देयर विल बी ए स्ट्रिक्ट रूल टू सेलेक्ट ओनली वन एमॉन्ग, मतलब क्या है एक स्ट्रिक्ट रूल है, सेलेक्ट करना है आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम के बीच में एनईपी के अंदर। क्या ये सही है? जो नया एनईपी आया है 2020 का, इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको आर्ट्स ही चूज करना है, या फिर आपको ह्यूमैनिटीज ही चूज करना है, या फिर आपको साइंस ही चूज करना है। क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है? तो डेट वन इज इनकरेक्ट। ऐसा कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके इंटरेस्ट पे है, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप उस सब्जेक्ट को अपने सेकेंडरी लेवल पे आके चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अप टू व्हाट क्लास द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी होम लैंग्वेज मदर और सी। पहले क्या था, इंग्लिश मीडियम को ही लोग प्रेफर करते थे। अब क्या है, गवर्नमेंट की साइड से कंपलसरी कर दिया गया है कि किस क्लास तक आपको रीजनल लैंग्वेज में ही, जो हमारा मदर टंग है वहाँ का रीजनल लैंग्वेज में ही आपको, लोकल लैंग्वेज में ही आपको वहाँ उस क्लास तक पढ़ाई होगा। आफ्टर डैट उसे इंग्लिश में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो कौन से क्लास तक रखा गया है? डैट वन इज until at least grade 5 और preferably till grade 8। ओके, मतलब 5 क्लास तक तो कंपलसरी रखा गया है। वैसे बहुत सारी जगह आपको सिर्फ यही ऑप्शन दिखेगा 5 ग्रेड तक, बट यहाँ पे दिया है प्रेफरली टिल ग्रेड 8, मतलब 8 क्लास तक आप रख सकते हो, बट अगर 5 तक क्या है कंपलसरी है, रखना ही रखना है। 6 से आके आपके पास ऑप्शनल हो जाता है, आप अपने रीजनल लैंग्वेज को छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस टू अडॉप्ट टीचिंग इन द होम लैंग्वेज। मेन पर्पस क्या है जिसमें आपको क्या करना है, एनईपी के अंदर जो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि आपको घरेलू भाषा या फिर मातृभाषा, जो स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें हमें जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई कराना है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, ब्रिज कर, मतलब हम लोग गैप जो है किसके बीच, लैंग्वेज स्पोकन बाय द चाइल्ड एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग, उसको कम करना है। बच्चों के द्वारा जो बोली, क्योंकि जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोकल एनवायरनमेंट से आते हैं, और लोकल एनवायरनमेंट इन द सेंस फैमिली के एनवायरनमेंट से, बच्चों के एनवायरनमेंट से, और वहाँ पे बच्चे वही लैंग्वेज जनरली बोलते हैं जो उनके आसपास वाले, जो उनके एनवायरनमेंट में उनके फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं। इस वजह से क्या किया गया एनईपी के अंदर 5 क्लास तक तो एटलीस्ट कंपलसरी है कि आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई करना है, ताकि इससे क्या हो, गैप जो है टीचर्स, मतलब टीचिंग का जो लैंग्वेज है उसका और बच्चों के बीच जो गैप है वो गैप कम हो पाए। ओके, नेक्स्ट है
फॉर प्रमोटिंग इंग्लिश, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हमें प्रमोट करना है लाइक बाई लैंग्वेज अप्रोच में, जैसे ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ इंग्लिश भी और हिंदी भी, इस तरह से इंग्लिश भी प्रमोट हो रहा है हिंदी भी, तो इसको रिमूव कर दिया गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। क्या ये सही है? क्या लगता है आपको? पार्शियली इनकरेक्ट, मतलब ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको इंग्लिश को हटा ही दिया गया है, एज अ चॉइस रखा गया है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंग्लिश में कंपलसरी रखो, अदरवाइज नहीं रखो, ठीक है। ये हो गए सेट 5 पे कर लेते हैं, सेट 5 तक कर लेते हैं, तो बाकी के जो 5 सेट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। NEP 2020 introduced a bagless concept to intern with local vocational experts such as carpenter, gardener, potter, which class group will provide this vocational activity। ये टर्म हमें ध्यान में रखना है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले तो vocational activity और जो व्यावसायिक गतिविधि है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, पहले क्या होता था सिर्फ बच्चों को किताबी नॉलेज पे ध्यान दिया जाता था, अब क्या है बच्चों को फोकस किया जा रहा है वोकेशनल एक्टिविटी को फॉलो करना। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी आ रहा है वो देखिए, लाइक प्रैक्टिकल स्किल सिखाना, मेन एम यही है। आप कारपेंटर का, गार्डनर का, पॉटर्स का, जरूरी नहीं है आप कारपेंटर का ही स्किल सीखो, मतलब ये एक एक्टिविटी स्कूल में कराया जाएगा ताकि बच्चों के अंदर स्किल्स आए, जो है किताबी नॉलेज उसके साथ उनका रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो भी नॉलेज होए और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, ओके। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रेड 6 to 8, 6 से 8 का जो बच्चा है उसको, उसके लिए क्या है वोकेशनल एक्टिविटी कराया गया है, इस जो नया NEP आया है उसके अंदर। नेक्स्ट है NEP 2020 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया है कि एंशियंट इंडिया, जो पुराना इंडिया है हमारा, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मॉडर्न इंडिया के लिए सक्सेस और चैलेंज की बात है। तो क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का जिसमें हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपने एंशियंट इंडिया को? नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत का ज्ञान। ऑब्वियसली जो हमारा एंशियंट है उसको नॉलेज ऑफ इंडिया हम लोग बोल रहे हैं और उसको ही फॉलो कर रहे हैं मार्गदर्शन के रूप में, किसमें? NEP 2020 के अंदर। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। यहाँ पे नॉलेज ऑफ इंडिया जो है भारत का ज्ञान, वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी विल प्रिपेयर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के सिद्धांतों के आधार पर स्कूल शिक्षा जो NCFSE है ना, उसके लिए कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना है हमें। NCFSE के अंदर हमें कौन सा जो मेन फोकस है, मतलब किसके द्वारा किया गया है ये NEP का डिजाइन, ओके, मेनली यही है। तो क्या है? NCERT। किस पे बेस्ड हम लोग फोकस किसको करेंगे? NCERT हमारा मूल मंत्र है। हम जरूरी नहीं, अगर हम मैथ के कैंडिडेट है, जानते हैं अब आप लोगों ने भी मैथ पढ़ा होगा। एज अ मैथ स्टूडेंट हम लोग क्या करते थे, बहुत जब 9th-10th में होते क्रेज होता है, नया नया मैथ सीखे होते हैं जनरली, तो क्रेज होता है RD शर्मा, RK बंसल, RS अग्रवाल को ख़त्म कर लिया। NCERT को तो लोग बेसिक मानते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन होता है, तो मतलब पता नहीं कितने बुक खत्म कर लिए। बट जो न्यू हमारा NEP आया इसके अंदर NCERT को मेन बेस माना गया है कि आप NCERT को पढ़िए। इसके 4-5 किताबें खत्म करने की जरूरत नहीं है हमें अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ओके। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। NEP 2020 जो है वो रेकमेंड करता है किसको? डेवलपमेंट कराना हमें नेशनल टेक्स्ट बुक को। जो हमारा नेशनल टेक्स्ट बुक है उसको डेवलप कराना है, बट किसके साथ? लोकल कंटेंट और फ्लेवर के साथ। क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? क्योंकि पहले क्या होता था, अभी भी है ऐसा, क्या है कि इंग्लिश में जो नेशनल कंटेंट होगा ना वो हमेशा इंग्लिश में ही पब्लिश होगा, बट अब क्या है कि उसको हमें लोकल कंटेंट मतलब जो रीजनल लैंग्वेज में है उसमें हमें जो हमारे ट्रेडिशनल को फॉलो करते हुए जो है उसमें बनाना है, उसको डिज़ाइन करना है नेशनल टेक्स्ट बुक को। तो क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट सही है? तो ये ट्रू है। जरूरी नहीं है हम इंग्लिश, हमारा कल्चर नहीं है, इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं, तो इंग्लिश में भी रखेंगे, बाईलैंग्वेज रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें जो हमारा जो नेशनल टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। NEP के अकॉर्डिंग क्या टेक्स्ट बुक जो पब्लिश होगा कहाँ पे? सिर्फ इंग्लिश में होगा। NEP के अकॉर्डिंग है कि टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश होगा अगर वो नेशनल लेवल से है, ठीक है। उसको हमें लाना है यूनिफाइड सिस्टम इंडिया में। पाठ्य पुस्तक जो प्रकाशित होगा वो सिर्फ एकीकृत प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ इंग्लिश में वो प्रकाशित होगा। तो क्या लगता है आपको ये सही है?
फॉल्स है। मैं अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एनईपी के अकॉर्डिंग क्या है, जरूरी कंपलसरी नहीं है हमें हमारे नेशनल टेक्स्ट बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे, वो बाईलैंग्वेज भी हो सकता है, वो हमारे रीजनल कंटेंट में रीजनल लोकल लैंग्वेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे फॉल्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, असत्य है ये। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। ये देखिए एक रिपोर्ट का नाम दिया गया है यहाँ पे 360 डिग्री जो बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड हुआ था, किसके द्वारा मतलब रिफ्लेक्ट हुआ ये ग्रेट डिटेल प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, नाम रखिए रिपोर्ट याद रखिए रिपोर्ट कार्ड का नाम क्या दिया गया है, 360 मतलब 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड है वो किसका, एक स्टूडेंट के प्रोग्रेस का, हर एक चीज उसमें मेंशन होगा। 360 मतलब कंप्लीट, जीरो जहाँ से आप स्टार्ट हुए अगेन आपको घूम के वहीं पे जाना है, मतलब एक कंप्लीट डिटेल हो किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर। तो इनमें से क्या है ऐसा टर्म्स जो ओड है जो वहाँ पे नहीं होगा, तो डेट वन इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस फाइंड आउट द ओड ऑप्शंस बिलो, मतलब ये सारे होंगे, मतलब जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसमें अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन जो है ये तीनों होंगे। पॉजिटिव जैसा कुछ उसमें नहीं है कि मतलब पॉजिटिव कोई टर्म्स तो नहीं है ना, पॉजिटिव एक टर्म्स है, कार्ड में नहीं दिखाएंगे कि यह बच्चा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं शो करेंगे रिपोर्ट कार्ड में, तो इसलिए पॉजिटिव यहाँ पे और टर्म्स है। बाकी के जो टर्म्स है अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन ये हमारे रिपोर्ट कार्ड में होगा, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव जैसा कोई टर्म्स नहीं होगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। क्या ये सही है कि जो 360 डिग्री जो असेसमेंट करना है, जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें सेल्फ असेसमेंट और जो पीर असेसमेंट है, प्रोग्रेस है चाइल्ड का तो है ही प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसमें क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो सारा, उसके साथ टीचर्स का भी हो, मतलब जो हमारा रिपोर्ट हो रहा है 360 डिग्री का मूल्यांकन जो बन रहा है उसमें बच्चों का तो असेसमेंट कर ही रहे हैं, बहुत सारे बेस्ड पे कर रहे हैं, जिसमें उसका प्रोजेक्ट का आ रहा है, इंक्वायरी आ रही है, ग्रुप के काम है, पोर्टफोलियो, इसके साथ क्या टीचर का भी उसमें असेसमेंट हो, टीचर का भी क्या डिटेल हो उसमें, तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, फॉल्स है। जो वो रिपोर्ट कार्ड एक स्टूडेंट का है उसमें टीचर से मतलब पेरेंट्स को टीचर के रिपोर्ट कार्ड से क्या लेना देना। अगर प्रिंसिपल बनाते हैं किसी टीचर का रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है कि वो अपने मूल्यांकन कर रहे हैं टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स का रिपोर्ट कार्ड होना कोई जरूरी नहीं है। तो सो दिस मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, फॉल्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि हॉलिस्टिक जो प्रोग्रेस हो रहा है कार्ड का वो इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में, होम और स्कूल के बीच में। टीचर ऑर्गेनाइज करता है पेरेंट टीचर मीटिंग इन ऑर्डर टू एक्टिवली इन्वॉल्व करता है पेरेंट्स को उसके चिल्ड्रन हॉलिस्टिक एजुकेशन डेवलपमेंट बिफोर प्रिपेयरिंग। तो ऑप्शन जो है इसका वो सही है, सत्य है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर बच्चे स्कूल हम लोग रिपोर्ट कार्ड जो बना रहे हैं और जो मीटिंग ना हो, अगर पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होता है ना हो, तो क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों की सारी चीज़ों का डिटेल होगा, नहीं होगा ना। तो पेरेंट टीचर मीटिंग को इन्वॉल्व करना उस रिपोर्ट कार्ड में, या फिर उसकी जो भी स्कोरिंग है उन सबको इन्वॉल्व करना, ये सही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे ये सच है, सत्य है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 बोर्ड एग्जाम, जो NEP 2020 का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है किसके लिए, 10 और 12 के लिए, वो लगातार अब नहीं होगा। क्या ये सही है या गलत है, क्या लगता है आपको, ये बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली ऐसा कहीं नहीं आया NEP के अंदर कि 9 और 10 जो 10 और 12 का जो बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल हो जाए। अगर एग्जाम ही ना हो तो क्या पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए ऐसे ही हमें नौकरी मिल जाए तो हम लोग क्यों पढ़ाई करेंगे, इतना माथा मगजमारी क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। एग्जाम होना जरूरी है, नहीं तो बच्चे डिसिप्लिन ही नहीं फॉलो करेंगे, नहीं वो पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे नहीं तो उनके अंदर कोई स्किल्स का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, असत्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फॉर्म पूछ रहा है ये किसका, तो BOAS का, बोस का, किसके रेफरेंस में, इवेल्युएशन और असेसमेंट के रेफरेंस में। फुल फॉर्म याद रखना है हमें। ठीक है, तो बोस का जो फुल फॉर्म है डेट वन इज बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का जो बोर्ड है किसी भी चीज़ को असेसमेंट करता है, वो मूल्यांकन करता है, उस बोर्ड को क्या कहते हैं हम लोग, BOAS, बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट। ओके, सो ये हो गए 5 पार्ट हमने कर लिए, बाकी के जो 5 पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने बाई लैंग्वेज रखा है, आई होप किसी मीडियम के कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, NEP का एक भी MCQs हमें मिस नहीं करना है। ठीक है,
आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो, ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।